मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों का कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो उसे वहां बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे ससुर, ननद और मेरे पति, और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर का मिजाज बहुत ही सादा था। वे अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते, बहुत हल्की आवाज में बोलते थे और हमेशा अपनी नजरें नीची रखते थे। मैंने कभी अपने ससुर को ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। आज भी मैं खाना बनाकर रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने पति की फिक्र होने लगी कि वे कैसे बारिश में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों की गरज और बिजली के चमकने से हमेशा से ही बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई, यह मेरी पहली बारिश थी और मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होते ही मेरे पति ने फोन किया कि मौसम बहुत खराब है और बारिश की वजह से जगह पानी भर गया है, इसलिए वे आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे। जब बारिश रुकेगी तभी वे घर आ पाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और जल्दी से जाकर यह बात अपने ससुर जी को बता दी कि आज नितिन घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा, बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में नितिन ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन यह रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट से डर की वजह से मेरा दम निकल रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने में सिमटी जा रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ नजर आ रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपनी ननद सीमा के साथ उसके कमरे में सो जाऊं। डरते डरते बड़ी मुश्किल से मैं अपनी ननद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। मेरी ननद का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, मेरे ससुर जी के कमरे के बराबर में। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और इसी वजह से मुझे अंधेरे में नीचे जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। मैं बेधड़क होकर कमरे में चली गई और मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वह गलत कैसे हो सकता है। सीमा सेठ के पास बैठकर रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थीं। वह किसी तरह अपने आप को मेरे ससुर से बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं यह सब देखकर सहम गई कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है। इस वक्त मुझे मेरा ससुर एक दरिंदे की तरह लग रहा था जो मेरी ननद पर जुल्म कर रहा था। मेरी सास को गुजरे हुए बहुत जमाना हो गया था और पता नहीं सीमा के ऊपर यह अत्याचार कब से हो रहा था। आज मुझे समझ आया कि सीमा का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी। मैं जान चुकी थी कि उसकी खोई हुई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम रश्मि है और आज से 4 महीने पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। नितिन ने मुझे एक शादी में देखा था और वहीं मुझे पसंद कर लिया। इसके बाद उसने मेरा रिश्ता भेजा और मेरे घरवालों ने नितिन के बारे में जांच पड़ताल की। उन्हें पता चला कि लड़के का परिवार छोटा है, लड़के का अपना एक कारोबार है और पॉश इलाके में खुद का घर है, तो उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी और हमारा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी हमें एक दूसरे के साथ ही तो गुजारनी थी। 1 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जब घर में ननद होती है
तो रिश्ते निभाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वह अपने बाप और भाई की लाडली होती है। मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि सीमा की वजह से मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सीमा दूसरी नंदों की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसका रखरखाव बहुत सादा था। वह हमेशा खामोश रहती थी और अपने काम से काम रखती और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। मैं जब भी उसे जबरदस्ती करके कमरे से बाहर निकाल देती थी तो वह काम में हाथ बढ़ाकर अपने कमरे में फौरन ही चली जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाना पड़ता था और वह खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हुआ हो। मेरे ससुर जी उसे हमेशा कहते थे कि हर वक्त कमरे में अकेली न रहा करो, थोड़ा बाहर निकलकर हमारे साथ भी बैठ जाया करो। लेकिन सीमा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। जब मैं उससे ज्यादा पूछती थी तो वह यह कहकर बात खत्म कर देती थी कि उसे पढ़ाई करनी है। मैं भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। जब शाम को नितिन ऑफिस से घर आते तो मैं उनसे कहती कि आपकी बहन सीमा तो खामोश ही रहती है। इस पर वे मुझसे कहते कि वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेली हो गई और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। जब माँ जिंदा थी तो वह सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहती थी। लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है। बेहतर यही है कि तुम भी उससे ज्यादा न कहो। पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़े वक्त में वह खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी अब सीमा से बात करना छोड़ दिया। अच्छा ही है कि वह घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे दोस्तों ने तो मुझे आज तक यही बताया था कि ननद अपनी भाभी का जीना दुश्वार कर देती है। मैं शादी करके इस घर में यही सोचकर आई थी कि सीमा मेरा जीना दुश्वार कर देगी क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। अगर वह खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर जी खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। वे ज्यादातर उसके कमरे में ही रहते थे। लेकिन सीमा का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वह हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज लाते तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था जैसे वे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मुझे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब लगता था क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों को पिता से दुगनी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन वह तो अपने पिता से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते उतना ही मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो मैं सीमा के रवैये के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। शादी के बाद जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का शुक्र करो कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखा करो, ऐसा न हो कि उसे छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले लो। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी सीमा से खुद बात नहीं की। खाना खाकर जल्दी ही ऊपर अपने कमरे में चली जाती और फिर सारी रात नीचे नहीं जाती। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। नितिन और मैं एक दूसरे के लिए काफी थे, इसीलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे ही सीमा स्कूल से आई उसे अपने पास बैठाकर खिलाने लगे। जब उन्होंने सीमा को खिलाना शुरू किया तो सीमा ने गुस्से में झुंझलाकर खाने से मना कर दिया। मेरे ससुर ने जबरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश की। मैं वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी और सोचने लगी कि सीमा कितनी खुशनसीब है जिसे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद वह अचानक उठकर बहुत तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैंने हैरानी से उसे जाते देखा तो मेरे ससुर जी ने मेरी नजरें भांप लीं और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए इस तरह उठकर चली गई। लगता है कि अगर मैं उसकी माँ का सही समय पर इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन भगवान ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने उसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में बस इतनी सी ही जिंदगी थी। मैं तो खुद उसकी माँ के जाने के बाद से बहुत कमजोर हो गया हूँ। लेकिन सीमा को यह बात कैसे समझाऊं?
ससुर जी की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दुखी हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पत्नी की जुदाई के साथ साथ वह बच्चों के दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी, आप परेशान न हो, वक्त के साथ साथ सीमा खुद ही समझ जाएगी। आप अपनी कोशिशें करते रहें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वह खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुराकर देखती रही। शाम तक वे सीमा के साथ उसी के कमरे में थे। मैंने खाना भी बना लिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी सीमा के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम। हमारे घर में रोज का यही रूटीन था। मेरे ससुर जी सीमा के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और सीमा उन्हें और ज्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सीमा से जलन होती। वह कितनी खुशनसीब है कि उसका बाप उसे हर चीज लाकर देता है और उसके हर नखरे को सर आंखों पर बैठाता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर जी सीमा से करते थे, वैसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं दी थी। मेरे बाप तो हम बेटियों से काफी दूर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर जी का सीमा के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज न होती और बिजली कड़कने की आवाज से मेरी जान न निकल रही होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती। जब मैंने उस रात सीमा के कमरे में दाखिल हुई तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर जी सीमा को जबरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। उन्हें आसपास का होश नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की भी खबर नहीं हुई। मेरे ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था और सीमा, जो कि बिल्कुल नाजुक सी थी, अपने बाप के रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत न थी कि वह मेरे ससुर जी को हटा सके। न जाने वह कब से यह सब कुछ झेल रही थी। उसका चुपचाप रहना और अपने बाप से बचना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी, मुझे आज वह समझ आ रही थी। जैसे ही मेरे ससुर जी को मेरे वहां होने का एहसास हुआ, वह सीमा को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर शॉक रह गए। शायद उनके दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि रात के इस समय मैं वहां आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वह घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको क्या चाहिए। मैंने आगे बढ़कर सीमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना न बने। यह सुनते ही मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सीमा ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं उनकी इस बात पर हैरान हो गई, क्योंकि कैसा आदमी था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी झुठला रहा है। मैंने गुस्से में कहा कि आप कैसे बगैरते इंसान हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर वह कमरे से बाहर चले गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सीमा की हालत बहुत खराब थी और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने समय का गम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उसे छुपाया नहीं, बल्कि रोने दिया। रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू किया कि वह 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई थी। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या तुम मेरे ससुर की सगी बेटी नहीं हो।
जिस पर सीमा ने नहीं में सर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दिया था और मुझे भी मेरी माँ के हवाले कर दिया था। सीमा की माँ का यह मानना था कि मेरी मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और मुझे अपनी खातिर सारी जिंदगी अपने आप को एक बुरी औरत बनाकर रखना होगा। लेकिन अचानक ही सीमा की माँ ने नितिन के पिताजी से शादी कर ली। सीमा की माँ को लगा कि उन्हें इतना अच्छा पति मिल गया है जो उनका तो क्या, उनकी सौतेली बेटी तक का ख्याल रखता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता की नीयत में खोट है। सीमा ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी उसके पिताजी उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। सीमा की उम्र तब 12 साल थी और वह अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सहीगलत का अंदाजा होने लगा था। वह समझ रही थी कि उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है और किस नज़र से उसे देखता है और उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है। लेकिन वह अपनी माँ की वजह से खामोश थी। शादी के बाद जब मैंने अपनी माँ को यह सब बताया तो माँ को भी थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का शुक्र है कि तुझे अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखो। कहीं ऐसा न हो कि उसे छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले लो। मुझे माँ की बात सही लगी। उस दिन के बाद से मैं सीमा से खुद बात नहीं करती थी। खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चली जाती और फिर सारी रात नीचे नहीं जाती। नितिन और मैं अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लाए और जैसे ही सीमा स्कूल से आई, उसे अपने पास बैठाकर खिलाने लगे। जब उन्होंने सीमा को खिलाना शुरू किया तो सीमा ने बहुत गुस्से में आकर खाने से मना कर दिया। वह जबरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वहीं बैठी सब देख रही थी और सोच रही थी कि सीमा कितनी खुशनसीब है कि उसे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, लेकिन उसे इसकी कद्र नहीं है। इसके बाद वह अचानक से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाते देखा। मेरे ससुर ने मेरी नज़रें भांप लीं और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए इस तरह उठकर चली गई। उन्होंने कहा, अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। मैंने उसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसकी किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी थी। ससुर जी की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दुखी हो गया। मैंने उनसे कहा कि पिताजी, आप परेशान ना हो, वक्त के साथ सीमा खुद समझ जाएगी। आप अपनी कोशिशें जारी रखें। उन्होंने सर हिलाते हुए सीमा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए और मैं मुस्कुराकर देखती रही। शाम तक वह सीमा के साथ उसी के कमरे में रहे। मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले सोचा कि मैं भी सीमा के कमरे में जाकर उनके साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि उनके बीच में मेरा क्या काम। मैं अपने कमरे में वापस गई। हमारे घर में रोज यही रूटीन था। मेरे ससुर सीमा के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते और सीमा उन्हें और ज्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सीमा से जलन होती थी। वह कितनी खुशनसीब है कि उसका बाप उसे हर चीज ला कर देता है और उसके हर नखरे को सर आंखों पर बैठता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर सीमा से करते थे, वैसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने मुझे नहीं दी थी। मेरे बाप तो हम बेटियों से दूर रहते थे और अगर कभी हमसे बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर का सीमा के पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज न होती और बिजली कड़कने की आवाज से मेरी नींद न खुली होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर अपनी बेटी को अपनी जरूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। उस रात जैसे ही मैंने कमरे में दाखिल हुई, यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर सीमा को जबरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। उन्हें आसपास का कोई होश नहीं था। मेरे आने की खबर भी उन्हें नहीं हुई। सीमा बहुत नाजुक थी और अपने बाप के रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत न थी कि वह अपने ससुर को हटा सके। ना जाने वह कब से यह सब कुछ झेल रही थी। जैसे ही मेरे ससुर को मेरे वहां होने का एहसास हुआ, वह सीमा को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर चौंक गए।
शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि रात के इस वक्त मैं वहां आ सकती हूँ। उनके चेहरे का रंग बदल गया और वह घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। मैंने आगे बढ़कर सीमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, बेहतर यही है कि आप इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बने। यह सुनते ही मेरे ससुर जी गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सीमा ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैंने गुस्से में कहा कि आप कैसे बगैरते इंसान हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मेरी धमकी से डरकर वह कमरे से बाहर चले गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सीमा की हालत बहुत खराब थी और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन ना जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने कितने समय का गम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था। मैंने उसे छुपाया नहीं, बल्कि रोने दिया। रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू किया कि वह 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे ससुर की सगी बेटी नहीं हो? इस पर सीमा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों में तलाक दे दिया था और मुझे माँ के हवाले कर दिया था। माँ सीमा को नहीं लेना चाहती थी। सीमा ने बताया कि उसकी माँ का मानना था कि सीमा की मौजूदगी में वह दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन अचानक ही उसकी माँ ने नितिन के पिताजी से शादी कर ली। सीमा की माँ इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक अच्छा पति मिल गया था जो उसका और सीमा का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता की नीयत में खोट है। सीमा ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी उसके पिताजी उसके साथ अजीब हरकतें करते थे। वह तब 12 साल की थी और अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाजा होने लगा था। वह समझ रही थी कि उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है और किस नज़र से देखता है। उसने माँ से इस बारे में बात की, लेकिन माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे शर्म नहीं आती, अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रही है। माँ ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे झूठा करार दिया। दिन गुजरते गए और उसके सौतेले बाप की हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन जब उसकी माँ बाजार गई हुई थी, उसने सीमा के साथ अपनी हदें पार कर दीं। उसकी माँ ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी माँ की मौत हो गई। मरने से पहले माँ ने माफ़ी मांगी, लेकिन सीमा के लिए अब उस माफ़ी का कोई मतलब नहीं था। सीमा ने बताया कि माँ की मौत के बाद वह कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि समाज में एक अकेली औरत के लिए हर कोई लुटेरा बन जाता है। मजबूरन उसे अपनी किस्मत मानकर अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा। उसने नितिन को भी यह बात नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि नितिन भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। सीमा की कहानी सुनकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने नितिन को सब कुछ बता दिया। नितिन को विश्वास करना मुश्किल जरूर था, लेकिन असंभव नहीं। नितिन गुस्से में अपने पिता के कमरे में गए, लेकिन उनके पिता का देहांत हो चुका था। नितिन के पिता को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी मौत ने सीमा को हर दिन मरने से तो बचा लिया, लेकिन उन सालों का क्या जो उसने बर्दाश्त किए। दोस्तों, तलाक पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाते हैं। हमारे समाज में ना जाने कितनी लड़कियां सीमा जैसी होंगी जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ने से पहले अपने मासूम बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।